Students, good morning to all of you. Today we will discuss about the solution. हमने पिछला चैप्टर किया हुआ था सॉलिड स्टेट का और अब नेक्स्ट यूनिट है सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे ये मैं आपको बता दूं. देखो, और ये चैप्टर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन लेवल में भी इसका न्यूमेरिकल जो है वो पक्का आता है. आगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे. सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखो डिस्कस करेंगे बेसिक सा सॉल्यूशन क्या होता है. ठीक है, उसमें ही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको डिस्कस करेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बाद वेपर प्रेशर आ जाता है, राउंड्स लॉ आ जाएगा और एजियोट्रॉप्स. ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो सारी की सारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है. उन सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद ही एंड में ये चैप्टर ही खत्म हो जाता है. बट ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है यहां से आपको कंपटीशन लेवल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मतलब ये आएगा ही आएगा ये चैप्टर से, इधर से क्वेश्चन. और नॉर्मलिटी, मोलरिटी ये रिलेटेड है देखो मोल कॉन्सेप्ट से, और मोल कॉन्सेप्ट से भी आपको एक न्यूमेरिकल जो आता है. ठीक है, तो आइए चलो हम स्टार्ट करते हैं. देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्यूशन होता क्या है. ठीक है, जैसा कि आपने देखो +1 का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में आपने स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने पीछे भी बताया था. मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ी है देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, वहां पे यदि आप केमिकल क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो मैटर जो है वो 2 टाइप की बताई हुई है. एक क्या होती है, प्योर सब्सटेंस होते हैं, और दूसरा क्या होता है, मिक्सचर होते हैं. ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंस है उसमें तो एलिमेंट और कंपाउंड्स आते हैं. ठीक है, प्योर सब्सटेंस में क्या आता है हमारे पास, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं. ठीक है, एलिमेंट्स भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट देखो नोबल गैसेस. ठीक है, और कंपाउंड्स जो है वो एलिमेंट्स को मिला के कंपाउंड बनता है. और वैसे ही हमारे पास देखो मिक्सचर होते हैं. मिक्सचर हमारे पास 2 टाइप में होते हैं. एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक क्या होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, तो मिक्सचर क्या है, देखो इन्हीं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मिला के क्या बनता है, मिक्सचर बनता है. ठीक है, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मैं आपको बता दूं. देखो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जैसे नमक है, नमक को आपने क्या कर दिया, देखो पानी में डाल दिया, सॉल्ट है. ठीक है, NaCl है, NaCl को क्या कर दिया आपने, वाटर में डाल दिया. जब आप NaCl को वाटर में डालेंगे तो पूरे का पूरा पानी, मतलब 1 गिलास पानी में आपने क्या कर दिया, देखो 2 चम्मच जो है वो नमक के डाल दिए, तो पानी क्या हो गया, पूरे का पूरा नमकीन हो गया. ऐसा नहीं है कि कहीं जगह ज्यादा नमकीन हो गया और कहीं जगह कम नमकीन हो गया. मतलब क्या हुआ कि जो नमक, जो सॉल्ट है हमारे पास NaCl है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ऑल ओवर द सॉल्यूशन क्या है, सेम है. ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे मिक्सचर जिनमें कंसंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूट की, मतलब NaCl की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, उसको क्या बोलेंगे हम, देखो होमोजेनियस मिक्सचर और होमोजेनियस सॉल्यूशन. और दूसरे आ जाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होती है वो क्या होगी, देखो वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है. ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं होती है. फॉर एग्जांपल देखो पानी में यदि आप ऑयल को डाल देते हैं, ठीक है, ऑयल और पानी का जो मिक्सचर है, ठीक है, तो आप देखेंगे देखो ऑयल की डेंसिटी कम होगी, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है. तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से और ऑयल की कम होने की वजह से ऑयल जो है वो अलग से लेयर बना देता है. ऊपर लेयर जो होगी वो ऑयल की बनेगी और नीचे क्या होगी, मतलब ऑयल जो वो वाटर के साथ पूरी तरह से मिक्सअप नहीं होता है. ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं. और यही हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन आप नेक्स्ट पढ़ेंगे. देखो यही हमारे पास कोलाइडल सोल होते हैं. ठीक है, जो कोलाइडल सोल होता है वो हमेशा ही हेट्रोजीनियस नेचर का होता है. ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर और होमोजेनियस सॉल्यूशन जिनकी हम बात करेंगे, यहां पे हम ओनली होमोजेनियस जो मिक्सचर होंगे उसकी बात करेंगे और होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे. और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे उनको क्या बोलते हैं हम, देखो कोलाइडल सोल बोल देते हैं. ठीक है, तो आज हम यहां पे सॉल्यूशन देखो
मैं इसकी सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखूं तो क्या होता है ये, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more component whose concentration या composition, ठीक है, whose concentration can be varied within certain limit, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, मैंने जैसे आपको डेफिनेशन में बताया कि इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट हुज कंपोजिशन या हुज कंसंट्रेशन कैन बी वेरीड। यहां पे आप कंसंट्रेशन पे कंपोजिशन भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है, ठीक है। कंपोजिशन, हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट तक वेरीड होती है, ठीक है। इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इसको ही क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो होमोजेनियस मिक्सचर, कंपोनेंट देखो दो भी हो सकते हैं, तीन कंपोनेंट भी हो सकते हैं, और हमारे पास चार कंपोनेंट भी हो सकते हैं। यदि दो कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन में, दो ही कंपोनेंट होंगे, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होता है, बाइनरी सॉल्यूशन होता है। और यदि तीन कंपोनेंट होंगे तो टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है, टर्शरी सॉल्यूशन या टर्नरी सॉल्यूशन बोल दो। और चार कंपोनेंट होंगे तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पे हमारे पास हम पूरे के पूरे चैप्टर में मैक्सिमम हम टू कंपोनेंट सॉल्यूशन, जो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट मैंने बता दिया। हुज कंसर्ट, देखो यहां तक तो आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। दो और मोर कंपोनेंट का एक क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। मैंने बताया आपको होमोजेनियस मिक्सचर जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, होल ओवर सेम होती है सॉल्यूशन में, होल ओवर, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होती है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है, देखो यहां पे आपको समझ, देखो हुज कंसंट्रेशन, हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट, मतलब जो कंपोनेंट, जिन कंपोनेंट से सॉल्यूशन बन रहा है, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी कंपोजिशन जो होगी वो क्या होती है, एक सर्टेन लिमिट तक वेरीड होती है, मतलब उनमें भी एक लिमिट होनी चाहिए। जैसे आपने क्या किया, देखो 2 चम्मच आपने चीनी के ले लिए और उसको आपने आधा लीटर पानी में डाल दिया, ठीक है, या 1 लीटर पानी में डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या है, मेजरेबल है, ठीक है। अब आपने क्या किया, देखो 2 चम्मच चीनी के लिए और कहीं नदी बह रही है तो नदी में डाल दिए, ठीक है। तो मतलब वो क्या है, पूरी की पूरी नदी का पानी, या नदी के पानी में आप 1 क्विंटल चीनी भी डाल दो, देखो, ठीक है, तो भी क्या है, नदी का पानी मीठा नहीं होगा, बट वो डिसोल्यूशन तो हो जाएगी उसकी, है ना, बट होमोजीनियस तो वो होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये कहा है कि जो इनकी जो कंसंट्रेशन होगी, कंपोजिशन होगी, एक सर्टेन लिमिट तक वेरीड होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सॉल्यूट हमारे पास बिल्कुल ही कम है, बिल्कुल ही माइनर है, ठीक है। एक दाना चीनी का आपने किस में डाल दिया, देखो 1000 लीटर की टंकी में डाल दिया, ठीक है, तो पूरे का पूरा पानी क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा कोई, ठीक है। या एक दाने की कंसंट्रेशन देखो उस पूरे की पूरी टंकी में, मतलब एक दाना चीनी का, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन यदि आप पूरी की पूरी टंकी में पानी में देखो मेजर करेंगे, ठीक है, वो डिसॉल्व हो गई होगी, तो कंसंट्रेशन जो है वो उसकी एक तो इक्वल नहीं होगी कंसंट्रेशन, ठीक है, वो मिक्सचर ही नहीं बन पाएगा। यदि बन भी गया तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मेजर करना जो वो बड़ी ज्यादा टफ होती है, ठीक है। तो इसमें तो करके ये दिया हुआ है कि जो कंपोनेंट हम ले रहे हैं उनकी जो लिमिट होनी चाहिए वो भी एक क्या होनी चाहिए, सर्टेन लिमिट पे होने चाहिए, वो नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम हो या बिल्कुल ही ज्यादा हो, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट पे होने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन। अब देखो जो सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, सॉल्यूशन मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूंगा अब, ठीक है, टर्नरी सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन की बात नहीं करूंगा। बाइनरी जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास, ठीक है, सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक क्या होगा हमारे पास,
सल्यूट, एक क्या होगा सॉल्वेंट। ठीक है, एक होता है सल्यूट, एक क्या होगा सॉल्वेंट। जो सल्यूट होगा, सल्यूट कौन सा होता है, जो लेस अमाउंट में होता है ना। दो कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन में, दो कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन में, एक सल्यूट होगा, एक क्या होगा सॉल्वेंट होगा। तो जो सल्यूट होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, वो स्मॉल अमाउंट में होगा। सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास, ज्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट कौन सा होगा, ज्यादा अमाउंट में जो चीज होगी वो क्या होती है हमारे पास, सॉल्वेंट। और फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सॉरी फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट। वो सॉल्वेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है। सॉल्यूशन लिक्विड में है, गैस में है, सॉलिड में है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सॉलिड में, जो चीज ज्यादा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूट है हमारे पास, ये कम लेस अमाउंट में होगा। लेस अमाउंट में जो भी चीज होगी, ठीक है, वो क्या होगी हमारे पास, सॉल्यूट होगी। और लार्ज अमाउंट में जो भी चीज होगी, लार्ज अमाउंट में जो भी चीज होगी वो क्या होगा हमारे पास, मतलब लार्ज अमाउंट में जो भी चीज होगी वो क्या होगा हमारे पास, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, लार्ज अमाउंट में। अब देखो ऐसा भी नहीं है, कभी कभी आप सोचते हैं कि सॉल्यूट जो वो हमेशा ही सॉलिड होगा, सॉल्वेंट जो वो क्या होगा, लिक्विड ही होगा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, लिक्विड देखो, सॉल्यूट हमारे पास गैस में हो सकता है, सॉल्वेंट भी गैस में हो सकता है। सॉल्यूट लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी क्या हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है। बट हमको वहां पे क्या है कि कौन सा सॉल्यूट हमने क्या दिया है, लेस अमाउंट में जो भी सब्सटेंस होगा वो क्या होगा हमारे पास, सॉल्यूट होगा। और जो ज्यादा अमाउंट में होगा कंपोनेंट वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट चीज आती है, देखो ये जो कंसंट्रेशन और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने नोट करना है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, इससे पहले देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैं बता दूं। देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो कितने टाइप के होते हैं, मतलब यदि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टाइप्स पे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है, तो यदि सॉल्यूट हमारे पास देखो सॉलिड है, ठीक है, सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, गैस में है। ठीक है, और सॉल्यूट यदि हमारे पास लिक्विड है और सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, गैस में है। ये क्या है, सॉल्यूट भी गैस में है और ये भी किस में है, सॉल्वेंट भी किस में है, गैसियस स्टेट में है। ठीक है, ये गैसियस स्टेट में है। तो ऐसे ही हमारे पास देखो गैस जब हमारे पास सॉल्वेंट है तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन बन गए। ठीक है, कितने टाइप में आ गए, ये 3 टाइप के सॉल्यूशन बन गए। ठीक है, ऐसे ही सॉलिड गैस, मतलब गैस यहाँ पे ज्यादा होगी और सॉलिड क्या होगा, कम होगा। गैस ज्यादा और सॉलिड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहाँ पे गैस ज्यादा और लिक्विड क्या होगा, कम होगा। गैस ज्यादा और गैस जो है यहाँ पे गैस ही होंगे बट डिफरेंट गैसेस होगी, एक सॉल्वेंट का काम करेगी, एक क्या करेगी, सॉल्यूट का काम करती है। ठीक है, तो इसी वे में देखो यदि हमारे पास यहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट होगा 3 और सॉल्यूशन होंगे, लिक्विड सॉल्वेंट होगा 3 और सॉल्यूशन होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 9 टाइप्स। ठीक है, इनको ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपने ये सिंपल याद करना है कि 9 सॉल्यूशन में होते हैं। और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मैंने बाइनरी, मतलब 2 कंपोनेंट में 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन, 4 कंपोनेंट सॉल्यूशन होते हैं, वो मैंने बता दिया। बट हम यहाँ पे सॉल्यूशन में ओनली बाइनरी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाती है देखो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होता है, देखो इट इज द अमाउंट ऑफ solute present in the solution। ठीक है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है उसको ही क्या बोलेंगे हम, कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। चाय कितनी मीठी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी,
आपने चीनी कितनी डाली है उसमें, ठीक है। सब्जी में नमक कितना है, देखो मतलब सब्जी नमकीन कितनी हुई है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपने नमक कितना डाला हुआ है, ठीक है। तो जो उसी को क्या बोलेंगे, जो चाय का मीठापन और सब्जी का नमकीनापन जो है, सॉल्टीनेस जो है, वही क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन है। वही क्या चीज है, कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन क्या चीज होती है, देखो इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात आती है देखो कि कंसंट्रेशन और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कैसे मेजर करें हम, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करने का कितने वे है, देखो, ठीक है। इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो देखो कंसंट्रेशन और कंपोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, कंसंट्रेशन और कंपोजिशन जो होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को ही, इसको ही मैं यहां से एरो दे रहा हूं, देखो इसको एक्सप्रेस करने के हमारे पास डिफरेंट वेज है। फर्स्ट हम देखो सिंपल लिखते हैं स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ। और उसके बाद आ जाता है देखो नेक्स्ट जो है मास परसेंटेज, क्या आती है, मास परसेंटेज। नेक्स्ट आ जाता है देखो वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद देखो वॉल्यूम परसेंटेज के बाद देखो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन के बाद मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है, एक आती है मोलैलिटी, दूसरी क्या आ जाएगी, एक मोलैरिटी, और एक होती है हमारे पास नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। और एक आगे फॉर्मेलिटी भी होती है, वो उसको रहने दो, ठीक है, नॉर्मेलिटी उसका काम कर देगी। देखो मैंने क्या बताया, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास डिफरेंट वेज है, ठीक है। एक स्ट्रेंथ आ गया, मास परसेंटेज आ गया, वॉल्यूम परसेंटेज आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया हमारे पास। हाँ, मोल फ्रैक्शन में एक चीज रह गई, देखो यहां जैसे, या आगे लिख सकते हैं आप पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, एक चीज रह गई थी बीच में, क्या आ गया देखो, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। मोलैलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब हम इनको देखो एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा सिंपल, जो आपको इजीएस्ट वे में नॉर्मेलिटी मोलैरिटी जो वो फाइंड आउट करने का इजीएस्ट वे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, मोलैलिटी मोलैरिटी जो फाइंड आउट करनी है, इजीएस्ट वे में फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। अब देखो स्ट्रेंथ यदि हमने फाइंड आउट करनी है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ जो होती है हमारे पास, फर्स्ट हम करेंगे देखो स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, देखो इट इज द amount of solute in grams, amount of solute in grams, dissolved in per liter of solution, per liter of solution, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, कितने ग्राम आपने सॉल्यूट जो वो ऐड किया हुआ है किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। हम यदि स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे देखो, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, देखो स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ आ गई। नेक्स्ट देखो मास परसेंटेज, ठीक है, इसको नोट कर लो जरा थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट ये लिख लिया होगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है देखो मास परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज जो है, मास परसेंटेज आ जाती है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे देखो मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज में देखो मैं सिंपल सा आपको एक ये बता रहा हूं, जैसे
ए लिया आपने, देखो यहाँ पे ए क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है, प्लस बी क्या लिया आपने, सॉल्यूट, ठीक है, ए लिया आपने सॉल्वेंट, बी क्या लिया आपने, सॉल्यूट लिया। दिस गिव्स द ए बी सॉल्यूशन, ठीक है, इसने क्या बना दिया, देखो ए बी जो है ये सॉल्यूशन बना दिया। आपने पूरे के पूरे इस चैप्टर में ए को क्या मान के चलना है, सॉल्वेंट, और बी को क्या मान के चलना है, सॉल्यूट। आगे भी ऐसे ही डायमेंशंस आएंगे इसमें। ए आपने सॉल्वेंट और बी क्या है आपके पास, सॉल्यूट, और ए बी क्या बन रहा है, सॉल्यूशन जो है ये बन रहा है, ठीक है। तो अब मास परसेंटेज देखो, जैसे आप परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, आपके मतलब देखो 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट में से मैथ की परसेंटेज कितनी है टोटल, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, मार्क्स ऑफ मैथ में कितने मार्क्स आए हुए हैं, डिवाइडेड बाय क्या है, टोटल मार्क्स, इनटू क्या कर देंगे हम, 100, ठीक है। परसेंटेज मतलब 100 पार्ट्स में, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप देखो कैसे लिख सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जो हम 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, मास परसेंटेज। इसमें देखो मास परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, मास परसेंटेज ऑफ सिंपल ऐसे ही लिख लो, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है। ए कंपोनेंट की मास परसेंटेज जो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा, मास ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, देखो हमारे पास मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ठीक है, इनटू क्या कर देंगे हम, 100 पार्ट्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। ऐसे ही आपने क्या करना है, देखो मास परसेंटेज ऑफ बी कंपोनेंट फाइंड आउट करनी है, ऑफ बी कंपोनेंट, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ बी कंपोनेंट। बी कंपोनेंट की मास परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो मास ऑफ बी, या हम शॉर्टकट में देखो मास ऑफ बी कैसे लिखेंगे, एम बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी, इंटू क्या कर देंगे हम, 100, ठीक है। तो दिस इज द मास परसेंटेज। ऐसे ही देखो लग गया पता इसका, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मास, आप टोटल मास भी लिख सकते हैं, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, और यहाँ पे क्या जाता है, मास ऑफ बी कंपोनेंट, मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 100 जो है ऐसे करके आ जाता है, ठीक है। वैसे ही थर्ड क्या आ जाता है, देखो हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। जैसे हमने मास परसेंटेज किया वैसे ही हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम परसेंटेज को करेंगे, ठीक है। ए और बी देखो इसको आप नोट करके रखिए, ए सॉल्वेंट है, बी क्या है हमारे पास, सॉल्यूट है। यहां पे क्या लिखा देखो मैंने, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है। ए कंपोनेंट की वॉल्यूम परसेंटेज जो वो कितनी होगी, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इनटू क्या कर देंगे हम, 100, ठीक है। ऐसे ही सेम वे में वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी कंपोनेंट जो फाइंड आउट करेंगे आप, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। यहां पे आओ, बी ए की जगह क्या करना है आपने, वॉल्यूम ऑफ बी इनटू क्या कर दिया आपने, 100। दिस इज द मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। और मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज के बाद जो आ जाती है हमारे पास, देखो नेक्स्ट है, इसको कर देना आपने नोट, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे क्या आ जाता है, देखो मोल फ्रिक्शन, मोल फ्रिक्शन, मोल फ्रिक्शन, ठीक है। तो जो मोल फ्रिक्शन होती है हमारे पास, देखो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
number of moles of one component to the total number of moles, to the total number of moles. हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ, ऐसे करके लिखो है ना, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और इसको हम डिनोट करते हैं, देखो इट इज डिनोटेड एज, किससे डिनोट करेंगे, देखो ऐसे करके x में, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। तो अब देखो मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है, जिसको हम क्या लिखेंगे, देखो एक्स ए करके, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट किसके इक्वल आएगा, देखो नंबर ऑफ, अब ए का फाइंड आउट कर रहे हैं ना, देखो हम क्या लिखेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं ऐसे करके लिख दूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट, ठीक है। यदि हम देखो अब एक्स ए जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट एन ए, स्मॉल एन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास एन बी, दिस इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। वैसे ही यदि आपने मोल फ्रैक्शन दूसरा फाइंड आउट करना है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट कैसे आएगा, एक्स बी, ठीक है। बी कंपोनेंट के लिए क्या करना है आपने, देखो एन बी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ, अब जिसका आपने फाइंड आउट करना है वो ऊपर लेना है, प्लस एन बी जो है ये ऐसे करके आ जाता है, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो एन बी इनटू 100 नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। और एक चीज आपने याद रखनी है, देखो कि जो मोल फ्रैक्शन होता है हमारे पास, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट होंगे उनका जो सम होगा वो क्या होता है हमारे पास, ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपने एक चीज याद रखनी है, देखो सम ऑफ द, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ टू और मोर component is always equal to 1, किसके इक्वल होता है, 1। दैट इज, देखो यदि हम दो कंपोनेंट ले रहे हैं, एक्स ए और बी ले रहे हैं, तो दैट इज एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है, एक्स ए प्लस एक्स बी, ठीक है। मैं इसमें देखो इनकी वैल्यू पुट करके बता दूं आपको कैसे आएगा 1, ये एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू आपने नोट कर दी होगी, मतलब देखो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। एक्स ए की वैल्यू क्या होती है, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है, एन ए प्लस क्या आ जाता है, एन बी प्लस आगे क्या आ जाएगा, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो एन ए प्लस एन बी, ठीक है, यहाँ पे एन ए आ जाएगा प्लस एन बी आ जाएगा, ठीक है, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1। तो दो मतलब 2 और मोर कंपोनेंट आएंगे यदि हमारे पास, तो उनके लिए सम जो है वो मोल फ्रैक्शन क्या आ जाता है हमारे पास, 1 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन है, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट आ जाती है देखो हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन जो है वो क्या होगा। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, ये भी इंपॉर्टेंट था। मोल फ्रैक्शन हमारे पास, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है देखो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पीपीएम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको, पीपीएम। इट इज द डेफिनेशन लिख लो देखो, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, या हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं देखो बाय वॉल्यूम भी ले लेते हैं, बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम। ठीक है, ऑफ सॉल्यूट which dissolve in, किसमें डिसॉल्व करेंगे देखो, which dissolve in per million parts by mass और वॉल्यूम। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास देखो पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। अब देखो पीपीएम की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, पीपीएम जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमको। ठीक है, मतलब देखो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास वाटर होता है, देखो वाटर में क्लोरीन मिक्स होती है। ठीक है, क्लोरीन क्या होती है, बिल्कुल ही स्मॉल अमाउंट में होती है, बिल्कुल ही स्मॉल अमाउंट में होती है। अब क्लोरीन की परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए हम यदि मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज से पीपीएम सॉरी कंसंट्रेशन को यदि हम फाइंड आउट करते हैं, तो यदि हम देखो क्लोरीन क्या है, बिल्कुल ही माइनर उसमें है, एमएल में। ठीक है, या ग्राम में ले लो, 1 ग्राम भी नहीं होती है क्लोरीन। ठीक है, वो यदि 1000 लीटर की पानी की टंकी में है क्लोरीन प्रेजेंट, ठीक है, तो क्लोरीन बिल्कुल ही कम होगी और सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास, बहुत ज्यादा होगा। यदि आप वहां से कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी जो कंसंट्रेशन आएगी 0.00000012 समथिंग ऐसे करके आएगी, जिनको मेजर करना, काउंट करना क्या होगा, टफ होगा। ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम को मतलब मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज से हम जब सल्यूट बिल्कुल ही कम क्वांटिटी में होता है तो उसकी कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज से। ठीक है, बट यदि हम देखो इसमें पर मिलियन पार्ट बाय पार्ट करके लेते हैं, तो हम पर मिलियन पार्ट में जब सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है तो भी हम इसकी कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सल्यूट मतलब कम क्वांटिटी में होगा और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, तो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो हम किससे फाइंड आउट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व होती है वाटर में, वो भी कम अमाउंट में होती है। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाती है हमारे पास, उसमें भी हम किसमें फाइंड आउट करते हैं, उसको पीपीएम में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जैसे हम मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही हम इसको भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे देखो पीपीएम ऑफ ए कंपोनेंट, देखो ए कंपोनेंट की पीपीएम हमने फाइंड आउट करनी है। ए कंपोनेंट इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा देखो, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इनटू, अब हम 100 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे देखो, मिलियंथ पार्ट लेते हैं तो 10⁶ कर देंगे। पर मिलियन पार्ट में क्या ले लेंगे हम, 6 ले लेते हैं। ठीक है, 10⁻। अब पीपीएम ऑफ बी कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या लेंगे, मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 10⁻6। यदि हम 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर यदि हमने देखो कम अमाउंट भी लिया हुआ है तो भी हम किसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो इसकी कंसंट्रेशन इजीली हम बड़े डिजिट में फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। लग गया पता। तो पीपीएम कब यूज करेंगे हम, जब सल्यूट जो बिल्कुल ही कम अमाउंट में होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखो मोलेलिटी। मोलेलिटी ये देखो, पजल नहीं होना है। एक होती है हमारे पास मोलेलिटी, एक होती है मोलेलिटी। ठीक है, मैं अभी जो एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको मोलेलिटी कर रहा हूं। ठीक है, तो इट इज द, क्या जाता है देखो, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, या ग्राम मोल लिख दो, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स या मोल्स ऑफ solute which dissolve in per kg of solvent, which dissolve in per kg of solvent, जिसको हम किस में डिसॉल्व करते हैं, देखो पर kg ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, और इट इज डिनोटेड एज, किससे डिनोट करेंगे, देखो इट इज डिनोटेड एज स्मॉल m, मोलेलिटी। ठीक है, मोलेलिटी। ठीक है, तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये याद रखना है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो मोलेलिटी जो है वो किसके इक्वल आ जाती है, मोलेलिटी इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, अब देखो वॉल्यूम नहीं है हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में लिया हमने। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मैं यदि लूं तो ये क्या आ जाता है, एनबी। मैंने क्या बोला, सोल्यूट के लेना है, पीछे मैंने बताया बी आप सोल्यूट ही लो, बी हमने सोल्यूट लिया है, कोई सोल्यूट है, एनबी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यदि मैं देखो डब्ल्यू ए वेट ले रहा हूं, सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, ए। ठीक है, मैंने यहां पे देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, किसमें लिया, देखो ग्राम में, किसमें ले लिया, ग्राम में। यदि मैं यहां पे ग्राम में ले रहा हूं तो देखो किलोग्राम, मैंने अभी ग्राम में लिया, तो ऊपर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एनबी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू ए। दिस इज द फॉर्मूला। बट हम देखो नंबर ऑफ मोल्स जो है, मोल कॉन्सेप्ट में है, नंबर ऑफ मोल्स जो किसके इक्वल होता है हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, किसके इक्वल आ जाता है, देखो वेट ऑफ सोल्यूट, जो मतलब बी का जो वेट होगा डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास। ठीक है, तो एनवी की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे कर दिया ना आपने, देखो एनवी, यहाँ पे याद रखना है इसको, देखो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो एनवी, यहां पे मैंने देखो मोलेलिटी m, स्मॉल m इज इक्वल टू एनवी डिवाइडेड बाई क्या किया मैंने, डब्ल्यू ए, और यहां पे ऊपर लिया मैंने 1000, ये। ठीक है, ये विच इज इक्वल टू एनवी जो होता है हमारे पास, मैं यहां पे बता रहा हूं, देखो एनवी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, देखो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एम बी। डब्ल्यू क्या आ गया हमारे पास, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई एम बी क्या है हमारे पास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट ठीक है, तो यहां से क्या आ जाता है, एनवी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए। ठीक है, इंटू 1000। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलेलिटी। याद रखना आपने, डब्ल्यू बी क्या आ गया, वेट ऑफ सोल्यूट, एम बी क्या आ गया हमारे पास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट, और 1000। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, मोलेलिटी। और मोलेलिटी देखो एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि इट इज independent of
टेम्परेचर, ठीक है। हाँ, मोल फ्रैक्शन जो वो भी टेम्परेचर के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। वैसे ही हमारे पास देखो ये, हाँ, जो स्ट्रेंथ आती है वो नहीं होगी, बट यहाँ पे देखो ये क्या आ जाती है, मोल फ्रैक्शन और ये वोलेटिलिटी ली मैंने, ये क्या आ जाती है देखो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये टेम्परेचर के क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्यों है टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट? क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं देखो, वेट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, मास ले रहे हैं, और वेट डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ वेट जो है वो वेरी नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे वेट ले रहे हैं देखो, ये W है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट पे मास पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है टेम्परेचर का, ठीक है। तो करके मोलेलिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर की, ठीक है। और सारी की सारी प्रॉपर्टीज में से सारी की सारी जो एक्सप्रेशन दी हुई है हमने, देखो मोलेरिटी आगे हम नॉर्मेलिटी करेंगे, मोलेरिटी करेंगे, इनमें से सबसे ज्यादा बढ़िया जो है, मतलब जो परफेक्ट वे है जिससे हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, वो है मोलेरिटी, क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मतलब मोलेरिटी से यदि आप कमरे के अंदर कोई कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं या बाहर धूप में जहां पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, वहां पे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, सारी जगह एक ही कंसंट्रेशन आएगी, ठीक है। और बाकी मैक्सिमम जो हमारे पास जैसे मोलेरिटी आ गई, मोलेरिटी में वॉल्यूम आ जाता है, तो वॉल्यूम विद टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है। तो हम इसको फाइंड आउट मतलब ये बेटर है फॉर कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है देखो हमारे पास मोलेरिटी। नेक्स्ट क्या आ जाती है, मोलेरिटी, ठीक है। मोलेरिटी क्या होती है देखो, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम मोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution, dissolved in per liter of solution, dissolved in per liter of solution। पीछे हमने क्या लिया था, सॉल्वेंट, ठीक है। यहां पे हमने क्या लिया देखो, सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। तो जो मोलेरिटी होती है देखो, मोलेरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किसमें दिया देखो हमने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लीटर में दे दिया, ठीक है। तो जो मोलेरिटी है इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से, ठीक है। तो कैपिटल एम से डिनोट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखो मैंने क्या बोला, NB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। मैं यहां पे वॉल्यूम V भी ले सकता हूं, ठीक है, वॉल्यूम V से भी डिनोट कर सकता हूं, बट मैं वॉल्यूम में आपको देखो एक ही, मतलब मोलेरिटी और मोलेलिटी का फॉर्मूला मैंने एक ही देना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या दिया देखो, WA, ये क्या दिया मैंने देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन मिलीलीटर, ml में लिया, इन मिलीलीटर। यदि आप ml में ले रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा देखो, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो कैपिटल M है हमारे पास देखो, NV की वैल्यू क्या होती है, WV डिवाइडेड बाय MV, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल WV इनटू MV के इक्वल आ जाएगा। तो इसको यदि आप पुट कर देते हैं देखो, WV डिवाइड इनटू 1000 आ जाएगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा देखो, MV इनटू WA, ठीक है। अब आप देखेंगे देखो, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। दोनों क्या है हमारे पास, मतलब WV भी यहाँ पे WV है, MV भी क्या है, MV है, दोनों ही सेम है। यहाँ पे भी वेट ऑफ सॉल्यूट है और यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है,
ये WA, बट डिफरेंस क्या है देखो, WA यहां पे जो WA है हमारे पास वो क्या है, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है, ये चीज है यहां पे। और यहां पे हमने WA क्या लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे क्या लिया हमने, WA वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया। तो ये कैपिटल M और इस M में ये डिफरेंस है। अब देखो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हुई, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर के साथ वेरी करता है वॉल्यूम, ठीक है। तो मोलैरिटी जो है मोलैरिटी इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको यदि क्वेश्चन पूछे मोलैरिटी और मोलैरिटी में से आप किसको प्रेफर करेंगे, तो किसको प्रेफर करेंगे, मोलैरिटी को। किसको प्रेफर करते हैं आप, मोलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है देखो मोलैरिटी, और मोलैरिटी के बाद आ जाती है लास्ट है हमारे पास नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी भी इंपॉर्टेंट है देखो, नॉर्मेलिटी, ठीक है। ये आ जाती है देखो हमारे पास नॉर्मेलिटी, और इसको हम N, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखनी है देखो, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution, dissolved in per liter of solution, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, नॉर्मेलिटी आ जाती है, ठीक है। इसको किससे डिनोट करेंगे देखो, कैपिटल N से। तो कैपिटल N नॉर्मेलिटी किसके इक्वल आ जाती है देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है हमारे पास देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स देखो, अब हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ये अलग से बता रहा हूं मैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं देखो हम, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, या मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट करो इधर, ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई किसके इक्वल आ जाता है देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यदि मैं इसको देखो शॉर्टकट में क्या लिखूं, वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो क्या लिया मैंने, वेट ऑफ सॉल्यूट WV डिवाइडेड बाई, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। देखो इक्विवेलेंट वेट को मैं यदि ऐसे करके लिखूं, EQ और WT, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, WV डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो यहां पे मैं यदि इसको पुट कर दूं देखो, तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या बनेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट देखो किसके इक्वल आ जाएगा, WV डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट इनटू ऊपर क्या आ जाएगा देखो, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिया मैंने देखो, WA, ठीक है, WA के लिया मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है। और इन किस में लिया, मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर में लिया तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मेलिटी आ जाती है हमारे पास। और हाँ एक चीज आप देखो, ये इक्विवेलेंट वेट जो वो कैसे फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने के लिए हम देखो फर्स्ट है, यदि इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होता है, देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट कैसे होगा, फर्स्ट है देखो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ, ठीक है, बेस एसिड, ठीक है,
यदि कोई एसिड है उसका इक्विवेलेंट वेट जो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो जो एसिड है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मोलर मास ऑफ एसिड, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अब देखो बेसिसिटी क्या होती है, ये बेसिसिटी जो है, बेसिसिटी किसके इक्वल होती है, क्या होती है इसकी डेफिनेशन, इट इज द सिंपल, इट इज द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस्ड इन सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, कितने H पॉजिटिव आयन जो वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं हम, बेसिसिटी, ठीक है। ये तो आपने लिख लिया होगा, देखो नॉर्मेलिटी से यहां तक। बेसिसिटी देखो फॉर एग्जांपल मैं यदि लूं एग्जांपल, देखो आपने इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 फाइंड आउट करना है, किसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है, देखो H2SO4 का, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, 98, डिवाइडेड बाय इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, इन H2SO4 देयर इज ए 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं, 2 होते हैं। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है हमारे पास, मतलब देखो H2SO4 जो है ना, ये किसमें 2H पॉजिटिव आयन और SO4 है 2 नेगेटिव आयन में डिस्प्लेस होता है, ठीक है। तो इसमें डिस्प्लेसेबल आयन कितने, रिप्लेसेबल आयन जो है वो कितने हैं, 2 है, तो ये 2 आ गया, तो ये कितना आ गया देखो हमारे पास 49 इज दैट्स इक्विवेलेंट वेट। सेकंड आ जाता है देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, कोई बेस होंगे, देखो बेस का इक्विवेलेंट वेट जो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका मोलर मास ले लेते हैं हम, मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी, डिवाइडेड बाय एसिडिटी, ठीक है। अब एसिडिटी क्या होती है, देखो एसिडिटी इज द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन डिस्प्लेस्ड, OH नेगेटिव आयन डिस्प्लेस्ड, ठीक है, कितने OH नेगेटिव आयन जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम, ये इक्विवेलेंट वेट। बेस देखो फॉर एग्जांपल मैं यदि लिखूं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, ठीक है, NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इसका देखो 40 क्या आ जाता है, मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय देखो इसके OH नेगेटिव आयन कितना है, एक ही है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40, ठीक है। तो ये क्या जाता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। वैसे ही देखो थर्ड, यदि आपने इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, एलिमेंट में क्या करते हैं, देखो हम एटॉमिक मास लेते हैं, क्या लेते हैं, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, देखो वैलेंसी, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, वैलेंसी, कितनी वैलेंसी होगी, यदि कार्बन लेते हैं कार्बन का एटॉमिक मास ले लेंगे, ठीक है, और उसकी वैलेंसी 4 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। फोर्थ आ जाता है देखो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट के केस में हम क्या लेते हैं, देखो सॉल्ट का फार्मूला मास लेते हैं, फार्मूला मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स पॉजिटिव वैलेंसी, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव वैलेंसी कितनी है, जैसे NaCl होगा, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव 1 से डिवाइड कर देंगे, CaCl2 है, Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, देखो नॉर्मेलिटी आ जाती है, ठीक है। इसके बाद अगले टॉपिक में आपको इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा और इनकी जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की जो इक्वेशंस है उनको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।